हाँ जी बच्चों, हम वो पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, वो है गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला आएगा, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, बहुत बार इसी में से ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो हम क्या बताएंगे बच्चों, ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, राइट। लंग्स में एल्वियोलाई के थ्रू ही एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन एक और चीज इसमें, नॉट जस्ट एल्वियोलाई तो है ही, इसके अलावा इट ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तभी तो बेनिफिट है, ऑक्सीजन तो हमें टिश्यू तक लेके जानी है ना, ताकि रेस्पिरेशन हो सके, ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो सके, राइट। तो उसके लिए चाहिए हमें। तो हम ये, अगर मैं देखूं, मैंने इसमें थोड़ा ये तुम्हें बताने के लिए ही बताया, ये फ्लो चार्ट बनाया। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आई ब्लड में, ब्लड से फिर ऑक्सीजन कहाँ गई, ट्रांसपोर्ट कहाँ हुआ, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है इसका ऑक्सीजन का। फिर ये किसको देता है जा करके, टिश्यू। टिश्यू भूखे पड़े हैं ऑक्सीजन के, उनको जा करके ये देता है। फिर टिश्यू ने चलो काम खत्म करके कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को पुश कर दिया, अब मुझे तेरा तू नहीं चाहिए, तू बाहर निकल। तो कैसे आएगी ये बाहर, ये कहाँ पे आएगी, ब्लड के अंदर। फिर ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगी, ये एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से बाहर आएगी। यहाँ एटमॉस्फेयर से आई ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। इतना सब पता है तुम्हें। अब इसके अंदर हम यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही पढ़ेंगे कि कैसे वो ब्लड के अंदर आ रही है, कैसे डिफ्यूज हो रही है। तो बच्चों एक और चीज इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे कि जो गैसियस एक्सचेंज है कैसे होती है, क्या कोई चैनल है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई पाइप है? नो, इट अकर्स सिंपली थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, मेम्ब्रेन बहुत पतली से पतली चाहिए, वो भी पढ़ेंगे हम। बहुत पतली मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा, ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाली बात। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ मूव करेगी। अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है एयर, एटमॉस्फेरिक एयर और पल्मोनरी कैविटी के बीच में, तो क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा अगर ये ग्रेडियंट जीरो हो गया? सोचो, क्या बंदा ही टपक लेगा फिर तो, है ना। कैसे, ये ग्रेडियंट हमेशा बना रहना चाहिए, क्लियर है। तो ये ग्रेडियंट की बात करें हम, ये देखो, अब इसमें जरा सा एक बार मैं तुम्हें ये भी फिर से बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू कि कैसे एल्वियोलाई से ब्लड में क्यों आती है, क्यों आ पाती है एयर, और ब्लड से टिश्यू में कैसे आती है। पहले तो हम इसी को मेंशन कर देते हैं, ये क्या है बच्चों, एल्वियोलाई। एल्वियोलस सिंगल है तो एल्वियोलस बोलेंगे। ये है ब्लड कैपिलरी, राइट। और ये क्या नीचे मैंने ड्रॉ किया है, ये टिश्यू। चलो सेल लिख लो या टिश्यू लिख लो, कोई बात। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बोलूं, इससे दिखाती हूं मैं, इधर दिखा दूं मैं, चलो ऐसे दिखा देते हैं। कौन सी एयर आई, मतलब ऑक्सीजन एंटर हुई, तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा या एल्वियोलाई में ज्यादा होगा टू एंटर एल्वियोलाई, बोलो। एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तभी तो एंटर करेगी ना, एल्वियोलाई में कम होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, यही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर आ गई ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर। अब यहाँ का ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ब्लड वेसल, तो अब ये, अरे मेरा यही मिट गया, ओहो, मेरा सुंदर सा डायग्राम ये दोबारा बनता ही नहीं ऐसे। चल हो गया। अब क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, अब क्या हुआ बच्चों, जब यहाँ पे ऑक्सीजन भर गई, अब इसका प्रेशर बढ़ गया कि नहीं एज कंपेयर टू टिश्यू, तो अब किसको देगी ये एयर, बोलो, टिश्यू को दे देगी ना, ये यहाँ पे
ठीक है, अब टिश्यू ने इसको यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करने के बाद मतलब अब ये टिश्यू के अंदर यूटिलाइज होने के बाद क्या होगा, बोलो। ठीक है, क्या होगा अब टिश्यू ने यूज करके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद CO2 रिलीज हो गई, फिर ये CO2 यहां लिख देती हूँ मैं, CO2, ये एरोज का ध्यान रखना, फिर ये CO2 रिलीज हो गई, ये CO2 कहां जाएगी, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर आ गई ना, फिर ब्लड से कहां जाएगी बच्चों, एल्वेओलाई के अंदर, यहां से कहां जाएगी, यस, ये आ गई एटमॉस्फेयर के अंदर, तो यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा इसका, तभी ये इसमें धक्का दिया इसने, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, फिर इसने यहाँ पे पुश कर दिया, फिर यहाँ ज्यादा हो गया तो इसने एयर में पुश। तो ये कंपैरिजन देखना है, एक सा प्रेशर कभी नहीं रहता, ये प्रेशर यहाँ ज्यादा हुआ तो यहाँ एंटर हुई, यहाँ ज्यादा हुआ तो यहाँ एंटर हुई, एज कंपेयर टू दिस इसका यहाँ ज्यादा था, अब इसका यहाँ ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पुश कर दिया, फिर यहाँ इसने यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो इसने पुश कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती टिश्यू को, क्यों चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन के भूखे रहते हैं वो, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा फालतू की गैस है, उसको बाहर निकाल दे। क्लियर हो गया बच्चों ये, ठीक है। अब इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कुछ, एक तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये वाला कवर हो जाएगा हमारा आज, फिर बाकी देखते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात ध्यान रखना, ग्रेडियंट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है, जब भी एयर को एंटर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो कैसे एंटर करेगी, ज्यादा प्रेशर से कम की ओर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा से कम की ओर एंटर करती है या कम से ज्यादा की ओर एंटर करती है, ज्यादा से कम की ओर एंटर करती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर एंटर करती है दूसरे प्लेस पर, वहां पे वॉल्यूम का क्या प्रोपोर्शन रहता है, वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा जब प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो सेकंड इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो बच्चों ये भी अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये देखो, देयरफॉर इफ ग्रेडियंट मोर डिफ्यूजन इज मोर, ये भी आपको इस तरह से आ सकते हैं, लर्न करना इजी रहेगा ऐसे लिखने से, ग्रेडियंट अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, ग्रेडियंट कम है तो डिफ्यूजन भी कम होगा, ठीक है। अब आइए थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में जितनी ज्यादा थिन मेम्ब्रेन होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। अब थोड़ा थिन मेम्ब्रेन स्टोरी देख लें, थिन मेम्ब्रेन कैसे बनती है। एक तो ये एल्वेओलाई और ब्लड के बीच में जो मतलब बहुत थिन एसोसिएशन है और 3 मेम्ब्रेन्स हैं बीच में, और जो थिन एसोसिएशन भी बनेगा बच्चों विच इज थिकनेस इज लेस देन 1 mm, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट मैंने लिख दिया यहाँ 0.0001 mm, कितना थिन है, कितना थिन है, सोचो कितना थिन होगा, 0.0001 mm, ठीक है। तो इसमें तीनों मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन को बच्चों ये वाली मेम्ब्रेन है, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं एपिथीलियम, ये है एपिथीलियम, राइट। ये देखो एल्वियोलर वॉल है, और एक और चीज मैं बता दूं, एल्वियोलर वॉल की मेम्ब्रेन को यहां मेंशन किया हुआ है मैंने, इट इज नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है, नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथीलियम है। दूसरी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस ये येलो येलो दिख रही है लाइट से कलर की, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसने एपिथीलियम को संभाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर है, ये मैं यहां दिखा देती हूँ, थर्ड लेयर इससे बना के दिखा देती हूँ, ये वाली बच्चों थर्ड लेयर है, ये ब्लड वेसल की, ब्लड कैपिलरी की जो लेयर है, दिस इज थर्ड लेयर, इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो कौन कौन सी लेयर हुई, फर्स्ट मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहां पर, तुम्हें लिख देती हूँ, फर्स्ट लेयर है, डिफरेंट कलर से लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फर्स्ट लेयर बोलो कौन सी थी, एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल,
और सेकेंड लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर बोलो, थर्ड लेयर कौन सी थी? एंडोथीलियम ऑफ, ये ऐसे ही नाम याद रखने तुमने, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों लेयर हैं जो कि क्या बनाती है, क्या बनाती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो आपको नाम पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और ये किस टाइप की है? नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। तुम्हारी एनसीईआरटी में जस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट इज, ये बच्चों क्लियर हो गया? ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए, ये बना के देख लेना कॉपी में। ये एल्वेओलर कैविटी है, यहाँ से एयर आई और यहाँ से ये ऑक्सीजन आई और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन आई और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और इसमें क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, देयरफॉर इफ सॉल्युबिलिटी मोर, ज्यादा सॉल्युबल है तो ज्यादा डिफ्यूजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ये भी बात ध्यान रखना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी जल्दी डिफ्यूज होती है। हाँ जी बच्चों, पार्शियल प्रेशर के बारे में देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में, राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। हमने ये देख लिया कि कैसे पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। तो बच्चों मैं एक चीज पूछना चाहूंगी तुमसे कि जब हम इनहेल करते हैं तो क्या एनवायरनमेंट के अंदर से ऑक्सीजन पिक करके इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को चूज करके इनहेल करते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे चूज करेंगे हम? नहीं ना। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं ना कि हमने एयर को इनहेल किया। वो एयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। काम हमारे आती है ऑक्सीजन, वो अलग बात है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं इसीलिए कि एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, हम इसको लेकर के समझेंगे और इसको लेकर के चलेंगे। हम भी ऐसे यूज करते हैं, टोटल एयर को नहीं यूज कर सकते हम। क्लियर है ना? ये कभी भी ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन को ही पिक कर लिया। टोटल एयर में से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो पहले हम पार्शियल प्रेशर ही समझ लेते हैं क्या है, फिर देखेंगे बाकी के पार्शियल प्रेशर। तो कंप्लीट, जैसे मान लिया ये चैम्बर है या ये एनवायरमेंट है, तो इसमें बहुत सारी एयर अलग अलग कलर से दिख रही है तुम्हें एयर। तो इसमें कई एयर हैं जिनमें से पार्शियल ऑक्सीजन को अगर पिक करें तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तुम्हें इसमें नजर आ रहा होगा, ब्लू डॉट्स कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। तो एज कंपेयर टू अदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट। और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम नजर आ रहा होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम है। हमें इन दोनों गैस से ही मतलब है, इसीलिए हमने इन दोनों को ही समझना है, बाकी हम छोड़ देते हैं। और भी गैसेज हैं, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों, पार्शियल प्रेशर से वाला हम देख लेते हैं क्या है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही चार्ट है। इसमें क्या बताया हुआ है कि ये इधर वाले कॉलम में ये बता रखा है कि हाँ, ये रेस्पिरेटरी, ये पार्शियल प्रेशर इन एमएमएचजी, पता है ना, एमएमएचजी में नोटिस करते हैं, ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट पार्ट्स, एट डिफरेंट पार्ट्स होना चाहिए, एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, राइट। तो यहां पर आप देखोगे एटमॉस्फेरिक एयर में ये है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159। और यहां पर चलो नंबर इसको भी छोड़ दो, फिलहाल जस्ट तुमने ये देखना है कि कैसे कहां पर मूव कर पार्शियल प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ कैसे मूव करता है। चलो ये देखते हैं बच्चों। ये देखो, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, देख रहे हो तुम, और इसमें एल्वियोलाई में इससे तो कम है ना एल्वियोलाई में, तो यहां से यहां मूव करेगी या यहां से यहां मूव करेगी, नेचुरली यहां से यहां मूव करेगी, राइट। एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो वो कहां पे मूव करेगी, एल्वियोलाई में। अब तुम ये देखो कि यहां पर अगर देखेंगे हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है, 40 है, राइट। तो अब क्या होगा जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो ये क्या करेगी ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो तो वो क्या करेगी, वो अगर पार्शियल प्रेशर इसका कम हो तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तो वो फिर यहाँ मूव करेगा कि नहीं, ठीक है, और ये फिर यहाँ पर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ये वहां चला गया, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। इसी तरीके से अगर देखें एज कंपेयर टू टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 95 है, तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे कैसे है। तो इस तरीके से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इतना है टिश्यू से, ये यहाँ मूव कर गया। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये खिचड़ी सी कैसे याद करो, कहीं 40 है, कहीं 45 है, कहीं 95 है, कहीं कुछ है, कैसे याद करो। एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल टू लर्न। इसके मैं रूल्स बताऊंगी, 3 रूल्स पक्के तौर पे तुम्हें अभी लर्न हो जाएगा, और मैंने देखो इसके अंदर बल्कि ये कवर किया हुआ है, तुम बताने वाले हो इसमें कहां से कैसे आएगा। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, रूल नंबर 1, अगर पार्शियल प्रेशर कम है, कम कहाँ होता है, जब उसके पास आनी होती है ना, अगर पार्शियल प्रेशर कम है, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों 40 होगी, 40 mmHg। कम का मतलब चाहे ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कितनी होगी, 40 mmHg, राइट। अब क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की तो जरूरत नहीं होती ना, तो उसकी मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर भी कितना है, 45, जस्ट 45, राइट। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा लर्न करने का है कि एल्वेओलाई में कितना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, और एयर में कितना, बस ये लर्न करने वाली चीजें और कुछ नहीं। अगर तुम देखोगे यहां पर, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले डीऑक्सीजनेटेड नहीं करेंगे हम, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कम होगा ना, बस ये बताओ कम होगा ना, तो कम है 40, ऐसे याद करते जाओ, कम है कितना, 40 है, ठीक है, ये है 40। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, और अभी मैं कम कम वाले देख लेते हैं पहले, चलो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर किसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये 40 है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर किसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का। अब मुझे ये बताओ एल्वेओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर किसका कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर, अब दिख गया ना, कम कम कम, जहां कम है 40 लगा दो, आंख मीच के 40 लिख दो, बस सिंपल। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो ये देखो 45 है कि नहीं। अब इधर देखो, ये देख लो 45, अगर मैं इसको भी इरेज कर दूं, ये देख लो 45 कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लियर है। और एनवायरमेंट के अंदर तो बहुत ही कम है, 0.1, एनवायरमेंट का तो तुम्हें वैसे भी लर्न है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरी समझ में आ गई, 40 या 45, 40 या 45। अगर, ठीक है, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहां हाई होगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, अगर, ठीक है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा, ठीक है, ठीक बोला ना मैंने, डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑक्सीजनेटेड में कम होगा, कितना फर्क है, 40-45। हो गया याद बच्चों, बोलो, लर्न हो गया ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब ऑक्सीजन का थोड़ा लर्न करते हैं हम। देखो ऑक्सीजन को हम यहीं से देखते हैं, चलो ऑक्सीजन का यहां पर इसी से ही कर लेते हैं, अरे इसी से कर लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन का कितना है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसे लर्न करो, होगा इसी तरीके से, थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा ही कम, तो ये कितना है 104, कार्बन डाइऑक्साइड का तो हो नहीं सकता ये। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो होगा ही, बहुत कम होगा, तो वो 40 है ही है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कितना है 95, क्लियर है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95। बस तुम्हें ये वैल्यू याद करनी है, ये याद करनी है, ये दो याद करनी है, 100 से 4 ज्यादा, ऐसे याद करो, 100 से 5 ज्यादा है, 100 से 5 कम है, इस तरह से याद करो, ठीक है। 100 + 5, 100 - 5, इतना। और कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एल्वेओलाई में तो नेचुरली वो लेके आ रहा है तो ज्यादा ही होगा ना। बोलो बच्चों, याद हो गया, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर रही है एयर, इसके अंदर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कवर हो रहा है। ये डायग्राम एक तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, तुम्हें करवाया हुआ है, फिर भी कर लेते हैं दोबारा से। इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलस एंड बॉडी टिश्यू विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें एक्सचेंज भी कवर हो रहा है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये बच्चों एल्वियोलाई है। अब तुम्हें ये पता लग गया कि एटमॉस्फेयर से एयर यहां पर आ रही है ना,
है ना। तो कौन बताएगा? विभोर। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा या यहाँ ज्यादा होगा, पहले ये बोलो जल्दी जल्दी, इसमें टाइम नहीं लगाना बच्चों। एटमॉस्फेयर में कितना होगा बेटे ऑक्सीजन का? 159, चलो कोई बात नहीं, 159 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? 0.3। यस, चलो हो गया जी, ये तो हो गया पक्के तौर पे। अब यहां पर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी, तो कौन बताएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104। अब देखें इसको अनकवर करके, आगे सही। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? यहाँ पे कम है तो सोचना ही नहीं, 40। देखो सही है। अब यहां से कहां पर एंटर हो गया? ये ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगी। अब एक और चीज मैं बता दूं, ये डायग्राम भी आपको पहले से पता है। ब्लड के अंदर अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तुम जानते हो। पल्मोनरी वेन कहां पर लेकर के आ रही है? हार्ट के पास। फिर हार्ट से ये टिश्यू में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू, ये भी जानते हो तुम, पढ़ चुके हो। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरीज में जा रहा है, तो कौन बताएगा इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? यहां पर चलो अनकवर करके देखें, करेक्ट। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? बस सोचना पड़ा, तुम ही बोल रहे हो, मैं तो बता नहीं रही हूँ। ठीक है, चल आयान अब तुम बताओगे बेटे, यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ बुक में भी नहीं दिया हुआ था। अब टिश्यू बेचारे भूखे पड़े थे पहले ही भी, ऑक्सीजन को खींचने के लिए फटाफट उनको चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए चाहिए ना। टिश्यू हमेशा तड़पते रहते हैं ऑक्सीजन के लिए, उन्हें चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन बनाने ये एनर्जी बनाने के लिए। तो ये टिश्यू है, तो टिश्यू क्या कर रहा है? ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, ये देखो ऑक्सीजन को खींच रहे हैं। तो कौन बताएगा यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का? क्योंकि ये ब्लड से ले रहे हैं, ब्लड से ऑक्सीजन आ रही है, करेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 45, क्योंकि ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बना रहे हैं, तो 45। वेरी गुड। चलो अब ये भी हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितना होगा? इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा? चलो बोलो पहले इसका बताओ, कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? कम है तो हमेशा 40 ना, सोचना तो है ही नहीं, आंख मीच के बोल दो 40। और इसका अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो ज्यादा है तो 40, 45। ठीक है, क्लियर है। अब ये लेकर के कहाँ आ गया? हार्ट के पास। फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी इसको प्योर होने के लिए ले जाएगी। यानी एक बार फिर बोल दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? मतलब माइंड में ये फीड होना चाहिए, कम होता है तो यानी 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45। मेरे ख्याल से अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आराम से क्लियर हो गया। पहले ये चार्ट देख के लगता है सबको ये कैसे याद करें, कैसे याद करें। याद हो गया झटके से, 1 मिनट भी नहीं लगा, चाहे मैं कल पूछूं परसों पूछूं, याद रहेगा। बस एक बार जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है रिमी? करेक्ट। चलो अब चलें आगे। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? क्लियर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने क्या क्या पढ़ा? मेन ये ध्यान रखना है पार्शियल प्रेशर्स के बारे में। एक तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है, एक्चुअली दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, टिश्यू में कितना है, एल्वेओलाई में कितना है। ठीक है, तो ये माइंड में, अब तुम्हारे को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना, आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो तुम्हें बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, यही स्टोरी है मेन, बाकी और कुछ खास नहीं, राइट? तो चलो अब हम आगे चलेंगे।